बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग का यूनिट 2 जो कि है वेंटिलेटर केयर, और इसके बाद यूनिट 3 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हीमोडायनामिक मैनेजमेंट। ओके, इस यूनिट में बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि वेंटिलेटर है क्या, किस तरह जो है ना हम पेशेंट को वेंटिलेटर लगा सकते हैं, और कौन कौन सी कंडीशन में हम वेंटिलेटर लगाएंगे, वेंटिलेटर के टाइप्स कौन कौन सी है और फिर इसके कौन कौन सी मोड्स है। इस तरह के और भी ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाई। अच्छा, सबसे पहले वेंटिलेटर की नेम क्या है, या इसको कौन कौन से नेम से पुकारा जाता है। तो वेंटिलेटर, या इसको हम जो है ना मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहते हैं। मैकेनिकल इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रीथिंग को असिस्ट करते हैं। वेंटिलेटर का काम क्या होता है कि एक पेशेंट है, वो जो है ना खुद अनेबल टू ब्रीथ सफिशिएंटली, वो सफिशिएंट ब्रीथिंग नहीं कर सकता, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की वो जो है ना वो नॉर्मली पूरा नहीं कर सकती। तो फिर हम एक मशीन के थ्रू उसकी ब्रीथिंग को असिस्ट करते हैं, उसके साथ जो है ना उसका जो ब्रीथिंग होता है उसको हम इंक्रीज करते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं। तो वो एक मशीन के थ्रू होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहते हैं। पहले ज़माने में इसको रिस्पायरेटर भी कहा जाता था, या आजकल के अक्सर कुछ लोग भी इसको रिस्पायरेटर कहते हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो भी ब्रीथिंग असिस्टेड डिवाइसेस होते थे तो उनको जो है ना रिस्पायरेटर के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन आजकल जो है ना रिस्पायरेटर वो स्पेसिफिक है ये वर्ल्ड द प्रोटेक्टिव मास्क के लिए, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव मास्क जितने भी होते हैं उसको रिस्पायरेटर कहा जाता है, और जो चीज़ें ब्रीथिंग में असिस्ट करते हैं तो उसको वेंटिलेटर या वेंटिलेशन डिवाइसेस कहते हैं। ओके, तो पहले ज़माने में इसको रिस्पायरेटर भी कहा जाता था। फिर इसके साथ साथ ये एक ब्रीथिंग मशीन भी है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया। ओके, अच्छा, अब वेंटिलेटर, जब हम वेंटिलेशन करते हैं तो इसके साथ ये दो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एक होता है वेंटिलेशन, दूसरा होता है इंट्यूबेशन। इन दोनों में फर्क क्या है। इंट्यूबेशन बेसिकली कहते हैं कि हम ट्रेकिया में किस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ट्रेकिया में ट्यूब को इंसर्ट करते हैं उसको सिंपली हम इंट्यूबेशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग ट्यूब इन द ट्रेकिया। अब ये जो है ना ये इसका होता है एंडोट्रेकियल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोट्रेकियल। और एक होता है एंडोट्रेकियल। ये इंट्यूबेशन बेसिकली होता है एंडोट्रेकियल, और इस एंडोट्रेकियल के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नीजोट्रेकियल, दूसरा होता है ओरोट्रेकियल। जो थ्रू माउथ जब आप ट्यूब इंसर्ट करते हो या थ्रू नोज आप ट्यूब इंसर्ट करते हो तो नेजोट्रेकियल या ओरोट्रेकियल। फिर इस एंडोट्रेकियल की दो पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू आप इंट्यूबेशन करते हो। दूसरा होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन हम सिंपली कहते हैं कि एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स में जब एयर जाते हैं या बाहर आते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वेंटिलेशन दो तरीकों से बेसिकली होता है, एक होता है थ्रू इंट्यूबेशन, जब हम कोई ट्यूब जो है ना वो इंसर्ट करते हैं और उस ट्यूब के थ्रू जो है ना हम वेंटिलेशन करते हैं। दूसरा होता है थ्रू फेस मास्क या बिग वॉल मास्क, इस तरह के मास्क के थ्रू जब आप करते हो तो या तो मास्क, सिंपल मास्क के थ्रू, या वेंटिलेटर मशीन या ये वाला इंसर्टिंग ट्यूब के थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, वेंटिलेशन करते हो। ओके, तो इससे ये मालूम हुआ कि वेंटिलेशन के लिए जो है ना लाजमी नहीं है कि इंट्यूबेशन लाजमी हो। इंट्यूबेशन लाजमी नहीं वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि इंट्यूबेशन के बगैर भी वेंटिलेशन हो सकता है थ्रू फेस मास्क और बिग वॉल मास्क। ओके, अच्छा, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज थी। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन इज वेंटिलेशन of the lungs by artificial mean usually by a ventilator. मैकेनिकल वेंटिलेशन ये तो हमने सिंपल कहा वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन में ये भी अक्सर आ सकता है कि नॉर्मली कोई बंदा वेंटिलेट कर रहा हो, ब्रीथिंग कर रहा हो नॉर्मल एरिया में और नॉर्मल एयर में, और दूसरा आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू। तो जब आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू वेंटिलेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब आर्टिफिशियल मीन्स कौन कौन सी है, तो इसमें आते हैं सीपीआर के थ्रू आप वेंटिलेशन परफॉर्म करते हो, या माउथ टू माउथ वेंटिलेशन होता है, या मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू जो है ना आप वेंटिलेशन मशीन के थ्रू जो है वेंटिलेशन करते हो। तो ये जो आर्टिफिशियल मीन्स आप करते हो ना, आर्टिफिशियल मीन्स की यूजेज जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। अब इसी आर्टिफिशियल मीन्स में मोस्टली हम यूज करते हैं वेंटिलेटर को या वेंटिलेशन मशीन को। तो इसी वजह से इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे वेंटिलेशन मशीन। ओके, अच्छा,
अब इस वेंटिलेशन मशीन जब हम करते हैं ना, तो वेंटिलेटर इज डिलीवर गैस टू द लंग्स वेदर अ नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। ये हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझ ले कि वेंटिलेटर जब एयर को इन करता है या आउट करता है तो ये टू पाथवेज यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं नेगेटिव वेंटिलेशन, दूसरे को हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ऐसे होता है कि जो चेस्ट है, इस चेस्ट के इर्द गिर्द एक ड्रम को जो है ना वो फिक्स करते हैं, और वो ड्रम क्या करते हैं, वो चेस्ट के इर्द गिर्द एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जैसा कि ये चेस्ट है, तो इस चेस्ट के इर्द गिर्द जो है ना वो क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जब वैक्यूम इधर क्रिएट होते हो तो आपको पता है कि एयर तब जो है ना अंदर जाएगा जब अंदर का प्रेशर बाहर से कम हो, लंग्स का प्रेशर कम हो। तो जब लंग्स में वैक्यूम बन जाता है तो उधर का प्रेशर कम होता है और बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो है ना एयर अंदर जाता है। ओके, तो ये नेगेटिव वेंटिलेटर का काम है। पॉजिटिव वेंटिलेशन ऐसे करते हैं, इसमें कोई ड्रम वगैरह नहीं होता, इसमें सैंपल से बाहर से प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर के थ्रू जो है ना एयर को इन करते हैं। ओके, तो ये जो है ना ये कहते हैं बाई पुशिंग द एयर इनटू द लंग्स, और ये जो है ना अंदर से वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस वेंटिलेशन की टू मेन टाइप्स है बाय एप्लीकेशन। जब आप वेंटिलेटर लगाते हो पेशेंट को तो कौन कौन सी तरीकों से आप लगा सकते हो, दो मेन टाइप्स है। एक होते हैं इन्वेसिव में आप ट्यूब को पास करते हो, ट्यूब एंड द एयरवे कनेक्ट टू द वेंटिलेटर, एयरवे में आप ट्यूब को पास करते हो, और ये जो है ना एक इंट्यूबेशन के थ्रू आप करते हो। इंट्यूबेशन थ्रू माउथ और नोज होते हैं, और जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। और दूसरा होता है ट्रिकियास्टमी जब आप डायरेक्टली नेक के थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, नेक में आप सुराख करते हो, ट्रेकिया में डायरेक्टली जो है ना आप पाइप को इंसर्ट करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिकियास्टमी। दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव में हम फेस मास्क को यूज करते हैं। अब फेस मास्क की बेसिकली टू मोड्स होते हैं, एक क्या हम कहते हैं सीपैप, और दूसरा होता है बाईपैप, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर और बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। ये हम बाद में जो है ना वेंटिलेटर मोड में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, अब वेंटिलेटर इज अ पीस ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय मूविंग ब्रीथेबल एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसका काम क्या होता है, ये एक मैकेनिकल मेडिकल टेक्नोलॉजी है। इसका काम होता है कि एयर को इन करे लंग्स में और लंग्स से बाहर एयर को निकाले टू लेवल ब्रीथ्स टू अ पेशेंट हु इज फिजिकली अनएबल टू ब्रीथ और ब्रीथिंग इनसफिशिएंटली। ऐसे पेशेंट को ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं जो पेशेंट खुद जो है ना या तो ब्रीथ नहीं ले सकता, या अगर लेता भी है तो वो सफिशिएंट नहीं होता बॉडी के लिए। ओके, अब इसकी तीन मेन फंक्शन है, ये बात आप जहन में याद रख ली वेंटिलेटर की। एक ये तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, और तीसरा जो है ना ये जो एयरवे होते हैं, जो ट्रेकिया है, इसकी ब्रोंकाइज है, अल्यूलाइज है, तो इसको ये ओपन रखते हैं। जो स्मॉल एयरवे होते हैं ना अल्यूलाई बेसिकली, तो इसको ये ओपन रखते हैं और इसको कोलैप्स से बचाता है, ये वेंटिलेटर का काम होता है। तो इसका पर्पज जैसे कि मैंने तीन पर्पज बताई, टू मेंटेन और इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। वेंटिलेशन को इम्प्रूव करें या मेंटेन करें, और साथ में टिश्यू ऑक्सीजनेशन को भी जो है ना ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जब लंग्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है ना वो रिमूव हो रहा हो, तो ऑलरेडी टिश्यू ऑक्सीजनेशन फिर जो है ना वो इम्प्रूव होगा। टू डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग एंड इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, और इसका काम क्या होता है कि जो ब्रीथिंग वर्क होता है उसको डिक्रीज करते हैं, पेशेंट को कंफर्ट में लेके जाता है। किस तरह, याद रखिए, अब जब ये आपका होता है टिश्यू ऑक्सीजनेशन, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में जो है ना वो प्रोवाइड हो बॉडी को, कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में रिमूव हो रहा हो, तो फिर आपका रिस्पायरेटरी मसल वो ज्यादा काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आपका ऑक्सीजन नहीं हो, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो, तो फिर रिस्पायरेटरी मसल जो है ना वो ज्यादा काम कर रहा है, और ज्यादा मेहनत करके वो जो है ना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करता है, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज करता है। तो ये जो वेंटिलेटर है ये क्या करता है, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो फिर रिस्पायरेटरी मसल जो है ना वो ज्यादा काम नहीं करेगा, वो जो है ना नॉर्मल रेंज में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट होगा। तो ये जो है ना ब्रीथिंग का जो वर्क है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं बाय मैकेनिकल असिस्टेंस। प्रेशराइज्ड एयर प्रोवाइड करते हैं बॉडी को,
ओपन एयरवे को ओपन रखते हैं और रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड बाय रिड्यूसिंग वर्क ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। तो ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेटरी मसल का जो काम होता है वो कब ज्यादा होगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो बॉडी में तो रेस्पिरेटरी मसल काम कम करेगा, जब काम कम करेगा तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में जो है ना वो उधर कंज्यूम नहीं होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में रेस्पिरेटरी मसल कंज्यूम नहीं करेगी तो ऑक्सीजन का डिमांड क्या होगा, वो कम होगा। तो ये क्या कहते हैं, वर्क ऑफ ब्रीथिंग को जो है ना या ऑक्सीजन डिमांड को ये रिड्यूस करते हैं। अब हम वेंटिलेटर को कब यूज करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में हम वेंटिलेटर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाए। एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर कब होगा, जब मैकेनिकल फेलियर इंक्लूड न्यूरोमस्कुलर। अब ये तीन तरीकों से होता है, एक होता है मैकेनिकल फेलियर की वजह से या मस्कुलोस्केलेटल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से या इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर आ सकते हैं। इंक्लूड न्यूरोमस्कुलर डिजीज एज माइस्थेनिया ग्रेवियस, गुलियन बेरी सिंड्रोम एंड पोलियोमाइलाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिकल फेलियर ये आते हैं न्यूरोमस्कुलर डिजीज से मोस्टली। न्यूरोमस्कुलर डिजीज में जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेवियस है, इसमें क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेवियस ये आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं ना उसमें ऑटो इम्यूनिटी शुरू होती है। ऑटो इम्यूनिटी जब शुरू होती है तो उधर का जो मसल्स वहां से कंट्रोल होते हैं तो क्या होते हैं, वीकन्स हो जाते हैं। इस तरह की गुइलियन बेरी सिंड्रोम है। गुइलियन बेरी सिंड्रोम ये भी ऑटो इम्यून है लेकिन ये पेरिफेरल नर्व्स में भी अटैक करते हैं, जो पेरिफेरल एरियाज में नर्व्स होते हैं उस पर अटैक करते हैं और इससे मोस्टली जो अफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो वीकन हो जाते हैं। तो जब ये मसल वीकन हो जाए, साथ में पोलियोमाइलाइटिस है तो पोलियोमाइलाइटिस की वजह से भी जो रिस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी वीकन हो जाते हैं। तो जब ये रिस्पिरेटरी मसल वीकन होते हैं तो फिर जो है ना रिस्पिरेशन परफॉर्म नहीं होता सफिशिएंट अमाउंट पे, तो फिर आपको वेंटिलेटर लगाने की जरूरत होती है। ओके, मस्कुलोस्केलेटल एब्नॉर्मेलिटी जैसे कि चेस्ट वॉल ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, चेस्ट जो है ना वो फेल हो गया तो फिर आपने जो है ना वेंटिलेटर लगाना है। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया में क्या होता है, आपकी जो एयर सेक्स होते हैं, एलिराइज वगैरह होते हैं तो उधर पस और लिक्विड जो है ना वो एक्यूमुलेट होते हैं। साथ में ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें भी आपका लंग्स में ट्यूबरकल्स बन जाते हैं तो इसी की वजह से रिस्पिरेशन फिर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता। ओके, अच्छा, दूसरा एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में एब्नॉर्मेलिटीज आ गई, गैस इन एंड आउट नहीं हो रहा तो फिर क्या, कौन कौन सी डिजीज में, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है इन द फॉर्म ऑफ अस्थमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसीमिया है। अस्थमा में क्या होता है, जो आपके एयरवे होते हैं वो स्वॉलन और नैरोड हो जाते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई जो है ना वो इन्फेक्शियस हो जाते हैं। एम्फाइसीमा में जो लंग्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है उनकी। तो ऐसी कंडीशन में भी फिर जो है ना गैसियस एक्सचेंज नहीं होते। ओके, अच्छा, फिर कंडीशन सच इज पल्मोनरी एडिमा, एटेलेक्टेसिस, पल्मोनरी फिब्रोसिस। पल्मोनरी एडिमा हो गया या एटेलेक्टेसिस लंग कोलैप्स हो गया या जो है ना पल्मोनरी फिब्रोसिस हो गया। पल्मोनरी जो उधर है वो क्या हो गई, वो स्केरिंग हो गई, स्केर्ड हो गई, लंग स्केर्ड हो गई, वो डैमेज हो गई तो इसी की वजह से फिर जो है ना रिस्पिरेशन नहीं होता, गैसियस एक्सचेंज में मसला होता है। पेशेंट हु इज रिसीव्ड जनरल एनेस्थीसिया एज वेल एज पोस्ट कार्डियक अरेस्ट, पेशेंट हु ऑफन रिक्वायर वेंटिलेटरी सपोर्ट अंटिल दे हैव। तो कौन सी पेशेंट, जो जनरल एनेस्थीसिया जिन पेशेंट को आप देते हो ना, या वो पेशेंट जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ हो। तो कार्डियक अरेस्ट के बाद या जनरल एनेस्थीसिया में भी आप वेंटिलेटर लगाते हो। क्यों लगाते हो, जब तक उन पेशेंट को आप इसलिए लगाओगे क्योंकि उसका जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं और ये तब तक आप लगाओगे जब उनसे जो है ना एनेस्थीसिया की इफेक्ट्स खत्म नहीं होती या उनका जो अरेस्ट है वो रिकवर नहीं हो जाता, तो तब तक जो है ना आप इन्हीं पेशेंट को क्या करोगे, वेंटिलेटर पे रखोगे। ओके, अच्छा, फिर इंडिकेशन में गए नीड फॉर सिडेशन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। अब ऐसी पेशेंट जो सिडेटेड पेशेंट हो, तो सिडेटेड पेशेंट जो है ना उनकी ब्रीथिंग क्या होते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसी पेशेंट को भी आप जो है ना क्या करोगे, आप वेंटिलेटर लगाओगे। तो सप्रेस ब्रीथिंग उन पेशेंट की जो सिडेटेड पेशेंट हो। साथ में इसका एक और एस्पेक्ट भी है, जब आप वेंटिलेटर लगाओगे तो वेंटिलेटर के साथ साथ आप जो है ना सिडेशन भी दोगे स्मॉल अमाउंट में। सिडेशन आप क्यों दोगे,
क्योंकि वेंटिलेशन के वजह से ज़्यादातर पेशेंट जो है ना वो एंजाइटी और पेन में चले जाते हैं। तो उस एंजाइटी और पेन को कम करने के लिए भी आपने जो है ना सिडेशन देने होते हैं स्मॉल अमाउंट में, ओके। और साथ में जो सिडेटेड पेशेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा सिडेट होते हैं और उनकी ब्रीथिंग सप्रेस होती है, तो उनको भी आप वेंटिलेटर लगाओगे। साथ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, वो उनके जो रिस्पिरेटरी मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वो टेम्पररी पैरालाइज हो जाते हैं। जब वो पैरालाइज हो जाते हैं तो ऐसी पेशेंट को भी उनके रिस्पिरेटरी फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो उनको भी आप वेंटिलेटर लगाओगे। और इस तरह इनकी भी एक और एस्पेक्ट है कि वो पेशेंट जिनको आप वेंटिलेटर लगाओगे तो वेंटिलेटर के साथ साथ आपने स्मॉल अमाउंट में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी देने होते हैं। क्यों देने होते हैं, क्योंकि ऐसी पेशेंट जिनको आप वेंटिलेटर लगाओगे तो उनकी जो रिस्पिरेटरी मसल्स का फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। उनका ब्रीथिंग रेट अबाउट 35 होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। उनके ब्रीथिंग रेट अबाउट 35 होते हैं, तो उनका रिस्पिरेटरी वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो उस रिस्पिरेटरी मसल के वर्क को आप थोड़ा सा कम करोगे, कम करने की कोशिश करोगे, तो इसीलिए आप इन्हीं पेशेंट को क्या दोगे, इन्हीं पेशेंट को आप जो है ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज स्मॉल अमाउंट में भी वो दे सकते हैं। नीड टू डिक्रीज सिस्टेमिक और माइकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब ऐसी पेशेंट जिसकी आप सिस्टेमिक ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करना चाहते हो या उनकी माइकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वेंटिलेटर का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन की डिमांड को कम करते हैं। किस तरह कम करते हैं कि उनके उधर जो रिस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो काम कम करते हैं। जब उनके काम कम होते हैं, मेटाबॉलिज्म कम होगा, ऑक्सीजन डिमांड जो है ना ऑलरेडी कम होगा। यूज ऑफ हाइपर वेंटिलेशन टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इसी में जो है ना क्या होते हैं, हाइपर वेंटिलेशन यूज होते हैं। ऐसी पेशेंट जिनमें जो है ना हायर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को जो है ना हाइपर वेंटिलेट करोगे। क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन से क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन से ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा। ब्रीथिंग रेट जब इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार अंदर कम होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, ये बात आप समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेसोडाइलेटर है। इसके एपेक्स क्या होते हैं, वेसोडाइलेटरी एपेक्स होते हैं। ये ब्लड को जो है ना वाइडन करते हैं। जब ब्लड ब्रेन में वाइडन होते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और साथ में इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है ताकि जो ब्लड है वो वाइडन ना हो जाए और इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज ना हो जाए, ओके। अच्छा, फिर इंडिकेशन में वेंटिलेशन एबनॉर्मेलिटीज भी इसकी वजह से होते हैं, स्पेशली रिस्पिरेटरी मसल्स। वेंटिलेशन एबनॉर्मेलिटीज में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज, रिस्पिरेटरी मसल डिस्फंक्शन है, तो ये जो है ना कोई रिस्पिरेटरी मसल डिस्फंक्शन हो गई, डैमेज हो गई, या रिस्पिरेटरी मसल फटीग आ गया, चेस्ट वॉल एबनॉर्मेलिटी है, या न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। तो इसकी भी दो एस्पेक्ट है। एक तो ये कि ये जो है ना ये जो प्रॉब्लम है इसी में आपने अगर सीवियर लेवल पे हो तो आपने जो है ना वेंटिलेशन लगाना है। दूसरा, वेंटिलेटर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है पेशेंट को, वेंटिलेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो माइनर लेवल पे उसकी साइड इफेक्ट्स होती है। लेकिन ऐसी कंडीशन पे अगर पेशेंट को ये वाली कंडीशन हो तो तभी भी जो है ना आपने क्या करना है, आपने वेंटिलेटर लगाना है, ओके। अच्छा, फिर ऑक्सीजनेशन एबनॉर्मेलिटीज में क्या आते हैं, ऑक्सीजनेशन एबनॉर्मेलिटी जैसे कि रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया है। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया क्या है कि आप एडिक्वेट इंस्पायरेशन करते हो लेकिन फिर भी आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है ऑक्सीजन की वो पूरा नहीं हो रही। तो जब वो पूरा नहीं हो रही तो फिर आपने जो है ना वेंटिलेटर लगाना होता है। नीड फॉर पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर, या इसको हम पीपी कहते हैं, पीईपी, ओके। पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव इन जब आपके लंग्स जो है ना वो क्या होते हैं, वो एक्सपेल इंस्पायर हो जाते हैं, उनमें एयर आते हैं, तो वो इस तरह की इनफ्लेट होते हैं। जब इनफ्लेट होते हैं तो फिर उसकी एक्सपायरेशन की वजह से ये दोबारा कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो तभी भी जो है ना जब ये एक्सपायर होते हैं, ब्रीथिंग जो है ना ब्रीथ आउट होते हैं, तो उसमें फिर भी थोड़ा सा एयर रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि ये लंग्स को कोलैप्स से बचाने के लिए, लंग्स को कोलैप्स से बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा एयर रह जाता है।
अब ऐसी कंडीशन, ऐसी कोई बीमारी कि जिसमें जो है ना ये लंग मुकम्मल कोलैप्स होने के खतरा होता है, तो फिर ऐसी पेशेंट को आपने क्या करना है, आपने इनको वेंटिलेटर लगाना है ताकि ये जो पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर है, ये जो अंदर एक्सपायरेशन के बाद ये जो अंदर प्रेशर रहता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो ये जो अंदर का प्रेशर है इसको पॉजिटिव रख के इसको जो है ना नेगेटिव से बचाए ताकि लंग्स कोलैप्स होने से बच जाए या एटेलेक्टेसिस से बच जाए। तो इसी कंडीशन में भी फिर आपने जो है ना क्या करना है, आपने इन्हीं पेशेंट को वेंटिलेटर। एक्सेसिव वर्क ऑफ ब्रीथिंग, जब वर्क ऑफ ब्रीथिंग एक्सेसिव हो जाए तो ऐसी पेशेंट को, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि रिस्पिरेटरी मसल का काम इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी पेशेंट को भी फिर आपने जो है ना क्या करना है, इन्हीं पेशेंट को आपने वेंटिलेटर लगाना है उनकी ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए। ओके, अच्छा अब कौन कौन सी क्राइटेरिया है वेंटिलेटर को लगाने के लिए? ये तो हमने कहा कि ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को वेंट पे लगाओगे। अब ऐसी कंडीशन है, लेकिन ऐसी कंडीशन में सीवियरिटी होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर थोड़ी सी नॉर्मल लेवल पे हो तो आपने वेंट पे नहीं लगाना है। कौन सी सीवियरिटी लेवल है ऐसी कंडीशन में कि आपने जो है ना पेशेंट को वेंट पे लेके जाना है, तो वो सीवियरिटी लेवल या वो पैरामीटर हम इधर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज में रिस्पिरेटरी रेट को आप देखोगे पेशेंट की। अगर पेशेंट की रिस्पिरेटरी रेट वो अबाउ 35 है, क्या है, अबाउ 35 ब्रीथ पर मिनट है, और ये नॉर्मल होता है 10 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। तो अगर ये अबाउ 35 ब्रीथ पर मिनट है तो आपने जो ऐसी पेशेंट को वेंट पे लगाना है। अगर ये इससे थोड़ा सा भी बिलो हो 30 वगैरह पे, आपने जो है पेशेंट को वेंट पे नहीं लेके जाना है, उसको आप सिंपल मास्क वगैरह से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम बॉडी वेट के लिहाज से अगर ये 5 मिलीलीटर पर केजी हो, 5 मिलीलीटर पर केजी से बिलो हो, तो आपने ऐसी पेशेंट को क्या करना है, वेंट पे लगाना है। नॉर्मल ये होता है 5 to 7 मिलीलीटर पर केजी के हिसाब से, ये होता है कितना होता है 5 to 7 मिलीलीटर पर केजी के हिसाब से ये टाइडल वॉल्यूम होता है हर एक पेशेंट की। तो ये अगर 5 से बिलो आ जाए तो आपने वेंट पे लगाना है। और ये जब नॉर्मली आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगी कि ये नॉर्मली ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये इधर बॉडी वेट के लिहाज से हम बात करते हैं। नॉर्मली ये होता है बॉडी वेट के लिहाज से नहीं, नॉर्मली हम एडल्ट के लिए हम ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है मेल के लिए कितना होता है, मेल के लिए 500 ml होता है। ओके, टाइडल वॉल्यूम। और फीमेल के लिए ये होता है, फीमेल के लिए ये होता है कितना, ये 400 ml होता है। बॉडी वेट के लिहाज से नहीं, बॉडी वेट के लिहाज से पर केजी जो है ना ये फिर आता है 5 मिलीलीटर पर केजी। और टाइडल वॉल्यूम तो आप जानते हो कि जो नॉर्मल एयर इन एंड आउट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ओके, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मिलीलीटर पर केजी के हिसाब से जो है ना ये लेस देन 15 मिलीग्राम जो है ना ये क्या होता है, ये होना चाहिए। नॉर्मल जो है ना ये होता है 65 to 75, लेकिन अगर ये 15 केजी से 15 से बिलो आ जाए तो ये क्या होता है, ये होता है आपने जो है ना इन्हीं पेशेंट को वेंट पे लगाना है। और ये नॉर्मली ये तो बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से इतना आता है। नॉर्मली ये होता है 3 to 5 लीटर होता है एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए 3 to 5 लीटर वाइटल कैपेसिटी होता है। ओके, अच्छा फिर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी फोर्स जो है ना ये लेस देन 20, और ये जो है ना नॉर्मल होता है 75 to 100 होता है। क्या होता है 75 to 100, जब ये लेवल से जो है ना ये कम आ जाए तो फिर आपने जो है ना ऐसी पेशेंट को वेंट पे लगाना है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद है आर्टीरियल ब्लड गैसेज या एबीजीज, आप ऐसी पेशेंट को करोगे। अब जब इन पेशेंट की एबीजीज का रिजल्ट आ जाए तो उनका पीएच लेवल आप चेक करो। तो पीएच लेवल अगर इन पेशेंट का लेस देन 7.25 है, और ये नॉर्मल होता है 7.35 to 7.45 होता है। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ये लेस देन 60 हो, और ये नॉर्मल 75 to 100 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल 35 to 45 होता है। अगर ये 50 से अबाव हो तो ऐसी पेशेंट को भी फिर आपने जो है ना वेंटिलेटर पे लगाना है। ओके, तो ये जो है ना ये पैरामीटर्स है जिसको देख के आप जो है ना ये डिसाइड करोगे कि आया इन पेशेंट को, इस पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाना है या नहीं है। क्योंकि वेंटिलेटर जो है ना ये एक ऐसे लेवल का मशीन है कि इस पे जो है ना आप बआसानी कोई पेशेंट को जो है ना आप नहीं डालोगे। एक तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, 80 लाख 90 लाख से अबाव होते हैं ये
जो मॉडर्न वेंटिलेटर है। दूसरा ये कि इससे पेशेंट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, पेशेंट को एडिक्ट करते हैं, उसके रेस्पिरेटरी मसल्स को जो है ना वीकन्स करते हैं। अक्सर पेशेंट को फिर वीनिंग में वीनिंग का मतलब ये कि पेशेंट को जब आप जो है ना वीन आउट करते हो, वेंटिलेटर से हटाते हो, फिर तो वहाँ पे मसले आते हैं, फिर पेशेंट जो है ना अपना ब्रीथ सफिशिएंटली नहीं कर सकता, तो इसकी साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने जो है ना सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में जब ये पैरामीटर हो तो फिर आपने जो है ना पेशेंट को वेंट पे लगाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है ना हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर डिटेल से डिस्कस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वेंटिलेशन। फिर जो है ना मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।